उत्तरकाशी में हिंदू संगठनों की जन आक्रोश रैली में जमकर हंगामा हुआ। पुलिस की लगाई बैरिकेडिंग से आने जाने की मांग पर अड़ गए कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया, उन्हें खदेड़ दिया। आपको बता दें, उत्तरकाशी में संयुक्त सनातन धर्म रक्षक दल का कहना है कि इलाके में अवैध रूप से मस्जिदें बनाई जा रही हैं। इसी के साथ क्षेत्र में बाहरी लोगों द्वारा किए गए अतिक्रमण को लेकर हिंदू जन आक्रोश महारैली निकाली गई। शहर के हनुमान चौक पर कई हिंदू संगठनों और व्यापार मंडल के लोग इकट्ठा हुए। महारैली में स्वामी दर्शन भारती, लखपत भंडारी और राकेश जैसे लोग भी शामिल। आज उत्तरकाशी और जोशियाड़ा के सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रखे गए। प्रशासन के मुताबिक तय रूट से बाहर जाने की कोशिश की गई और बैरिकेडिंग तोड़ने की भी प्रदर्शनकारियों ने कोशिश की, जिसके बाद ही हंगामा हुआ, जिसके बाद बल प्रयोग भी करना पड़ा। हालांकि प्रशासन का कहना है कि अब हालात सामान्य में है और कुछ लोगों को हल्की चोट आई। बैरिकेडिंग में लोगों ने काफी देर तक वहां नारेबाजी की और धरना प्रदर्शन भी किया। तो उसके बाद फिर कुछ समय के बाद फिर ये स्थिति है कि इनके बीच में कुछ लोगों ने पुलिस के ऊपर बोतलें फेंकी, फिर पत्थर भी उसमें पड़े और बैरिकेड तोड़ने का प्रयास किया। और इसी बीच फिर जब बैरिकेड तोड़ दिया गया तो पुलिस ने हल्का सा बल प्रयोग किया और आंसू गैस छोड़े। कितने घायल हुए सर? और अभी जैसे तनाव जो सही तौर पर जानकारी मिली है, इसमें 5-6 प्रदर्शनकारियों को हल्की फुल्की चोटें आई और हमारे 7 या 8 पुलिस के जो हमारे जवान है, अधिकारी है, उनको भी चोटें आई है। तो थोड़ी धक्का मुक्की हुई, उसके बाद फिर उन्होंने पत्थरबाजी की और पत्थरबाजी में कुछ पुलिस वालों को चोट भी आई है। फिर हम लोगों ने हल्का सा बल प्रयोग करके उनको दूसरे रास्ते से डाइवर्ट किया। पूरे बाजार में किस तरह का माहौल है इस समय? अब तो सब शांत है, सभी लोग अपने अपने घर पहुंचे। पौड़ी की नयार घाटी में नयार फेस्टिवल का आगाज हो चुका है। मुख्यमंत्री धामी ने फेस्टिवल का उद्घाटन किया। नयार फेस्टिवल में कई तरह से साहसिक खेलों का आयोजन होता है, अलग अलग तरह के। इस दौरान पहले गंगा आरती में शामिल हुए और उसके बाद एडवेंचर स्पोर्ट्स को हरी झंडी दिखाई। मुख्यमंत्री ने नयार घाटी में साहसिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए नया फेस्टिवल शुरू किया गया है। सीएम धामी ने कहा कि नया घाटी के विकास के लिए साथ ही पर्यटन के लिहाज से विकसित करने के लिए इस इलाके को राज्य सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रही है। इसके अलावा सीएम धामी ने ऐलान किया कि देवप्रयाग में हर शाम गंगा आरती का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान धामी ने डिग्री कॉलेज हाईवे की भी घोषणा की। देखिए, नयार महोत्सव के माध्यम से ये पूरा क्षेत्र हमारा पर्यटन की दृष्टि से, साहसिक पर्यटन की दृष्टि से तमाम क्षेत्रों में आज एक नए डेस्टिनेशन के रूप में उभरेगा और यहाँ पर ये सब गतिविधियाँ होंगी। इससे हमारे क्षेत्र के लोगों को रोजगार भी मिलेगा, पर्यटन का एक बड़ा केंद्र बनेगा। और हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि ये शानदार क्षेत्र हमारा कांगो का क्षेत्र, ये नयार घाटी का क्षेत्र आने वाले समय में एक भव्य और अच्छे डेस्टिनेशन के रूप में विकसित हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज धारी देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। श्रीनगर गढ़वाल के पास स्थित शक्तिपीठ धारी देवी मंदिर पहुंचे सीएम धामी। पहले स्थानीय लोगों से मुलाकात भी की है और लोगों के साथ मंदिर में आए भक्तों से भी मुलाकात की। फिर धारी देवी की पूजा अर्चना की। सीएम ने प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद थे। उत्तराखंड की 583 मलिन बस्तियों को लेकर 3 साल के लिए सरकार अध्यादेश ला रही है। बुधवार को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। देहरादून में मलिन बस्ती के लोगों ने सीएम पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद अदा किया। मंत्री गणेश जोशी के सरकारी आवास पर लोगों ने उन्हें माला पहनाकर मिठाई खिलाकर धन्यवाद अदा किया है। गणेश जोशी ने कहा कि अध्यादेश कांग्रेस के मुंह पर करारा तमाचा है और बस्तियों के बारे में सिर्फ बीजेपी ही सोचती है। उन्होंने कहा कि धामी सरकार ने दीपावली से पहले मलिन बस्ती के लोगों को ये तोहफा दिया है। अगर ये अध्यादेश नहीं आता तो शायद इनकी दिवाली जो फीकी रह जाती। और ये दिवाली का एक तोहफा माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है बस्ती वासियों को दिया है, इसके लिए उनका जितना भी आभार करना उतना कम है।
गुरुवार को चीफ सेक्रेटरी राधा रतूड़ी ने सचिवालय में दिवाली स्टॉल का उद्घाटन किया। खास बात यह है कि इस स्टॉल का सामान उन बेटियों ने तैयार किया है जो नारी निकेतन में रहती हैं। महिला बाल विकास की तरफ से यह प्रयास किया गया। राधा रतूड़ी ने कहा कि दिवाली पर सचिवालय स्टाफ लोकल प्रोडक्ट खरीदें ताकि अनाथ बच्चों का हौसला बढ़ सके। दीपावली का मौका आ रहा है, दीपावली आ रही है और हमारी जो बालिका निकेतन की बच्चियां हैं, इन लोगों ने सबने इतनी सुंदर यहाँ पे दिए बनाए हैं, एपण की पेंटिंग्स बनाई हैं। तो मेरा अनुरोध है सभी सचिवालय में जितने भी हमारे भाइयों बहनों से जो कार्मिक यहाँ काम कर रहे हैं कि आप लोग सब आके इनके बनाए हुए प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे। रामनगर के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के नाम पर कई फर्जी वेबसाइट्स चल रही हैं जिनके झांसे में कई सैलानी आ रहे हैं। वहीं कॉर्बेट प्रशासन ने फर्जी वेबसाइट चिन्हित करने का काम शुरू कर दिया। अभी तक ऐसे 11 वेबसाइट पकड़ में आई हैं जो फर्जी हैं। कॉर्बेट प्रशासन ने इन सभी वेबसाइट मालिकों को नोटिस भेजा है। काम किए हैं या उनके द्वारा अपना ऑथेंटिकेशन नहीं दिखाया गया है, तो हमने उन सभी को नोटिस सर्व किए हैं। उनको बोला है कि अपनी वेबसाइट खुलते ही एक नोटिस पॉपअप करेंगे कि यह वेबसाइट कॉर्बेट की आधिकारिक वेबसाइट नहीं है और कॉर्बेट की आधिकारिक वेबसाइट corbetgov.org है। इस तरीके से अपने में नोटिस देंगे। हरिद्वार में पुलिस ने नकली शराब के कारोबार का खुलासा किया, जिसमें पुलिस ने 80 लीटर कच्ची शराब और 400 लीटर केमिकल बरामद किया। एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। रानीपुर पुलिस ने बताया कि आरोपी YouTube से सीखकर नकली शराब बना रहे थे, जिसकी जानकारी पुलिस को लगी तब छापेमारी की गई। दूसरे आरोपी मौके से भाग निकले। ये सभी दिवाली के मौके पर बड़े पैमाने पर नकली शराब मार्केट में बेचने की फिराक में थे। नकली शराब बनाने का काम पिछले कुछ समय से कर रहा था। पुलिस को ये सूचना जब प्राप्त हुई, इसके पास से करीब 4 ड्रम नकली शराब, जिसको करीब 800 लीटर नकली शराब, साथ में जो इसका जो अल्कोहल का जो केमिकल है वो, और करीब 1000 जो सब हमारे रॉयल स्टैग के बॉटल्स और ढक्कन हमें इसमें प्राप्त हुए हैं। हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर की पहाड़ी से गिरकर हुई महिला की मौत के मामले में महिला का शव बरामद हो चुका है। दिल्ली पुलिस ने हरिद्वार पहुंचकर स्थानीय पुलिस की मदद से शव बरामद किया। दरअसल पिछले महीने दिल्ली का रहने वाला आकाश अपनी पत्नी हिमांशी के साथ हरिद्वार घूमने गया था। इस दौरान मनसा देवी पैदल मार्ग पर पहाड़ी से फिसलकर महिला की मौत हो गई थी। संदिग्ध परिस्थितियों में ये मौत हुई थी, जिसके बाद आकाश हरिद्वार से लौट गया और उसने किसी से इसके बारे में बताया तक नहीं। इस मामले में मृतक महिला के पति आकाश की भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। दिल्ली पुलिस मामले की जांच कर रही है। रुड़की के ग्रामीण इलाकों में इन दिनों फायरिंग कर दहशत फैला रहे लोग पुलिस के लिए परेशानी का सबब बन गए हैं। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ बाइक सवार लड़के हैं जो हवा में गोली चला रहे हैं। ये वीडियो रुड़की का बताया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच चल रही है। रुद्रप्रयाग बाजार के बीचों बीच पीपल के पेड़ के नीचे हनुमान जी का मंदिर दोबारा स्थापित किया गया। साल 2020 में ऑल वेदर रोड के निर्माण के काम के वक्त पीपल का पेड़ और हनुमान मंदिर हटाया गया था। हनुमान जी की मूर्ति के मंदिर में स्थापित कर दी गई थी, लेकिन लोगों के विरोध के बाद पीपल के पेड़ को नहीं हटाया जा सका। अब 4 साल बाद हनुमान मंदिर के निर्माण के साथ ही मूर्ति भी स्थापित की गई है, जिससे लोग खुश नजर आए। पुरातन मंदिर जो यहाँ पे क्षतिग्रस्त हो चुका था, कुछ परिस्थितियों के कारण यहाँ पे मंदिर को तोड़ दिया गया था और वही स्थान फिर से आज सुसज्जित हो गया है। हनुमान जी फिर से अपने पुराने स्थान पे विराजमान हो गई हैं। बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। हमें जी यहाँ पे आते थे तो हमको जरा अजीब सा लगता था कि हनुमान जी यहाँ पे थे। वैसे वहाँ पे भी बहुत अच्छी पूजा पाठ बहुत ढंग से हुआ वहाँ पे, पर मेन जो है हनुमान जी का यही मतलब स्थान है ना, हमेशा ही।
रुद्रप्रयाग का राजकीय इंटर कॉलेज चमकोट आज भी बदहाली की मार झेल रहा है। इस कॉलेज के भवन निर्माण की मंजूरी साल 2006 में मिली थी। यूपी निर्माण निगम ने साल 2010 में पैसा खर्च तो किया और ज्यादा लागत होने की वजह से काम को बीच में ही छोड़ दिया, जिससे भवन का काम अटक गया है और कॉलेज की छात्राओं को मुश्किल होने लगी है। शिक्षा विभाग ने भवन निर्माण की जिम्मेदारी अब RWD यानी कि रूरल वर्क डिपार्टमेंट को सौंप दी है। विभाग को बाकी के निर्माण कार्य के लिए प्रस्ताव भेजकर शासन द्वारा मंजूरी मांगी गई। औपचारिकताओं को पूर्ण किया गया है। हम 6 किलोमीटर दूर से आते हैं स्कूल में, और जब बारिश आती है तब यहाँ पत्थर गिरने की भी डर रहती है, और क्लासेस में सीलन भी आती है, जिस वजह से मतलब पढ़ाई भी ठीक से नहीं होती है। ठंडा भी बहुत होता है यहाँ। ये बिल्डिंग के निर्माण का कार्य बंद हो चुका है, ठप पड़ा हुआ है। लगभग 13-14 साल हो चुके हैं, मगर बिल्डिंग भी टूटने के कगार में आने लग गई हैं। इतने सारे मतलब जो पर रेलिंग वगैरह हैं वो टूट गए हैं, दरवाजे वगैरह इतने व्यवस्थित नहीं हैं। प्रस्ताव हमने RWD से बनवाया है। लगभग जो काम अवशेष रह गया वो 82 लाख का है के करीबन का है, तो उसका प्रस्ताव बना के हमने निदेशालय को भेजा है। वहाँ से कुछ क्वेरी आई थी, वो क्वेरी भी हमने निदेशालय को उपलब्ध करा दी गई है। दिल्ली में आज उत्तराखंड कांग्रेस की बड़ी बैठक हुई। केदारनाथ चुनाव को लेकर यह बैठक बुलाई गई थी, जिसमें सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि सभी नेताओं को एकजुट होकर काम करने के लिए कहा गया। नेताओं को विवाद से बचने के लिए कहा गया है और जल्द ही नामों का पैनल भेजा जाएगा, ये भी कहा गया, जिसके बाद केदारनाथ के कैंडिडेट पर सेंट्रल इलेक्शन कमेटी मुहर लगाएगी। केदारनाथ उपचुनाव से पहले हर बार की तरह कांग्रेस के अंदर ही विवाद एक बार फिर बढ़ गया और उपचुनाव लड़ने से पहले कांग्रेस नेता आपस में भिड़ते दिख रहे हैं। ऐसे में केदारनाथ में कांग्रेस का कल्याण आखिर कैसे होगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। कांग्रेस नेताओं को इस वक्त केदारनाथ में होना चाहिए था, लेकिन विवाद सुलझाने के लिए सीनियर नेता दिल्ली पहुंचे। केदारनाथ में ऑब्जर्वर से लेकर उम्मीदवार तक में तालमेल नहीं बनता दिख रहा। यही वजह है कि मंगलवार को जब वर्चुअल मीटिंग में बात नहीं बनी तो गुरुवार को दिल्ली में बैठक हुई। केदारनाथ चुनाव से पहले पार्टी में वर्चस्व की जंग दिखाई दे रही है। सवाल है कि फैसला किसका माना जाए, प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का या प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा का। केदारनाथ में ऑब्जर्वर बने तो प्रदेश अध्यक्ष करण महारा को जानकारी नहीं मिली। प्रभारी के लेटर पर गणेश गोदियाल को सीनियर ऑब्जर्वर बना दिया गया। फिर दावेदारों को लेकर जो रिपोर्ट भेजी गई वो सीधे प्रदेश प्रभारी सैलजा को भेज दी गई। प्रदेश अध्यक्ष करण महारा खुद कह चुके हैं कि अभी उन्हें केदारनाथ के लिए कोई कमांड नहीं मिली, जब हाई कमान कहेगा तो काम करूंगा। वहीं कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल इस मसले पर कुछ कहना नहीं चाहते, तो देहरादून में बैठे सीनियर नेता हरीश रावत के मुताबिक कोई विवाद ही नहीं है। कहीं कोई झगड़े नहीं है। अब थोड़ी बातचीत तो होती है, कुछ प्रश्न होते हैं जिनमें एक दूसरे को स्पष्टीकरण देना आवश्यक होता है। उन्होंने जो बातें मैंने देखी वो स्पष्टीकरण के तौर पर है, और मैं उस समय जूम में उनके साथ जुड़ा हुआ था और दोनों बहुत मतलब एक जॉली मूड में कह रहे थे इन बातों को जो है। अब वो कैसे मेरी समझ से समाचार बन गया, मैं तो आश्चर्यचकित हूँ। कांग्रेस में केदारनाथ चुनाव से पहले छिड़े विवाद को बीजेपी कांग्रेस की परंपरा बता रही है, और जो सैलजा पहले हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा से भिड़ी हुई थी, अब उनका विवाद प्रदेश अध्यक्ष के साथ चल रहा है और मैं बड़ा की बात पर कांग्रेस निपट रही है। देखिए, हरियाणा का भी यही मामला रहा। आपस में जिस तरह से उनकी फूट रही है, कुल मिलाकर के एक दूसरे को नीचे दिखाने का काम किया गया, वही हालात उत्तराखंड में भी दिख रहे हैं। और इसको मैं नहीं कह रहा हूँ, स्वयं कांग्रेस के लोग कह रहे हैं। इस बात को लेकर के सामने खुल करके झगड़े आ रहे हैं। सामने माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को कहना पड़ रहा है कि मैं अपनी बात को फॉर्म में रखूंगा। केदारनाथ में 29 अक्टूबर तक नामांकन होना है, तो उससे पहले पार्टी को उम्मीदवार घोषित करना होगा। लेकिन जिस तरह केदारनाथ से लेकर दिल्ली तक विवाद बढ़ा है, उससे नुकसान का खतरा ज्यादा दिख रहा है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व में घमासान मचा है, तो बीजेपी के दावेदारों में भी इससे कुछ कम जंग नहीं है। हालात पर्सनल हमलों तक पहुंच चुके हैं। देखिए ये रिपोर्ट।
ये उस पोस्ट के स्क्रीनशॉट हैं जिसे चंद घंटों के भीतर ही हटा भी दिया गया। लेकिन जितनी भी देर ये पोस्ट वायरल हुई, बीजेपी से टिकट के दावेदारों के अंदरूनी मारकाट को सड़क पर लाने के लिए वो भी काफी था। टीम ऐश्वर्या रावत नाम की आईडी से दिवंगत विधायक शैला रानी रावत की बेटी और टिकट की दावेदार ऐश्वर्या रावत के समर्थन में ये पोस्ट लिखी गई थी। पोस्ट में टिकट के दावेदार पूर्व विधायक आशा नोटियाल पर सीधा निशाना साधा गया था। पोस्ट में कहा गया कि टिकट मिलने से पहले ही नॉमिनेशन फॉर्म खरीदकर वो पार्टी पर दबाव बना रही हैं। कई और आरोप भी आशा नोटियाल पर इस पोस्ट के जरिए लगाए गए थे। लिहाजा कांग्रेस ने इस पोस्ट को हाथों हाथ लपकने में देर नहीं लगाई। और लगता है कि भाजपा कुछ नया ही खेल खेलने जा रही है और बहुतों को, पुराने लोगों को कितना वो इग्नोर करेगी, ये देखने की बात है। लेकिन कुल मिला के कह सकते हैं कि भाजपा के अंदरूनी लड़ाई की बहुत स्थिति बड़ी खराब है और वहां पर एक अनार 100 बीमार की स्थिति है। इससे पहले ही ऐश्वर्या रावत भी सोशल मीडिया में कुछ ऐसी ही पोस्ट डालकर पार्टी की किरकिरी कर चुकी हैं। तब भी पार्टी ने उनको चुप रहने की नसीहत दी थी। पार्टी के रुद्रप्रयाग के प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा का कहना है कि बीजेपी तो लोकतांत्रिक पार्टी है, अंतकलह कांग्रेस में है। हमारे यहाँ लोगों ने अपनी इच्छा को सामने रखा है चुनाव लड़ने की। पार्टी ने पैनल बना के केंद्रीय नेतृत्व को भेजा है और खासियत हमारी पार्टी की है कि जिस दिन कमल का फूल का चिन्ह का निशान जिस भी व्यक्ति को मिलेगा, पूरी पार्टी एकजुट होकर उसके पीछे लगेगी। अंतरकलह अगर कहीं देखने को मिल रही है तो कांग्रेस में दिख रही है, जिनमें 12 लोगों का पैनल है। सूत्रों की माने तो बीजेपी के पास इस बात का भी इनपुट है कि टिकट नहीं मिलने की सूरत में कुछ कैंडिडेट पाला भी बदल सकते हैं और इसी के मद्देनजर अब पार्टी ने अपनी रणनीति में कुछ जरूरी बदलाव कर दिए हैं। खबर है कि बीजेपी आखिरी वक्त पर प्रत्याशी घोषित करेगी ताकि कोई पाला भी बदले तो डैमेज कंट्रोल किया जा सके। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट।